हाँ बच्चों, आवाज़ आ रही है सभी को? एक बार वालेकुम सलाम एवरीबॉडी। हेलो। एक बार क्विकली बता दीजिए अगर मेरी आवाज़, मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों। ठीक है, वालेकुम सलाम एवरीबॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। लास्टली हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात किया था, दैट वाज फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बात किया था स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग और आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स दो मेन तरीके से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। या तो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड, या ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड। और ऑटोट्रॉफिक मोड में दो टाइप्स हमने फर्दर बाइफरकेट करके बताया था। एक कीमो ऑटोट्रॉफिक, जहां पर ऑर्गेनिजम्स केमिकल से इनऑर्गेनिक केमिकल्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी ऑब्टेन करके अपना खाना बनाते हैं, एंड द अदर वन वाज फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते तो हैं लेकिन लाइट एनर्जी की मदद से। और फिर ऑन द अदर हैंड हेटेरोट्रॉफिक के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। क्लियरली ध्यान से समझिएगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करता है। तो ये बात याद रख सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड, एन ऑर्गेनिज्म obtains its food from other organisms, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाता है बच्चों, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को ऑब्टेन करने का काम करता है। सो दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये फर्दर कई अलग अलग टाइप्स का होता है, इट इज फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये फर्दर अलग अलग टाइप्स का है। जैसे इसमें एक है जिसे हम लोग कह देते हैं होलोजोइक मोड। होलोजोइक मोड में क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म जो फूड है उसको डायरेक्टली इनटेक कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है या एनगल्फ कर लेता है। सो इन केस ऑफ होलोजोइक मोड, yes, in case of holozoic mode, the organism engulfs or ingests its food directly. So ये बात हम लोग कह सकते हैं, होलोजोइक मोड में जो ऑर्गेनिज्म है ना, डायरेक्टली ingests its food। ऑर्गेनिज्म अपने खाने को डायरेक्टली इंजेस्ट कर लेता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, मैमल्स में भी हम लोग अपने खाने को डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं बच्चों, माउथ में इंटेक करते हैं। अच्छा, अमीबा है ना, अमीबा भी अपने फूड को होलोजोइक मोड से ही ऑब्टेन करता है बच्चों, है ना। तो याद रखिएगा, होलोजोइक मोड। अभी तक बच्चों मैंने इस पार्ट में, आज के लेक्चर में बस यही बताया है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। एक ऐसा मोड जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है। और होलोजोइक मोड एक टाइप है हेटेरोट्रॉफिक मोड का, पहला टाइप हम लोग डिस्कस करें, जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड डायरेक्टली इंजेस्ट करता है, डायरेक्टली इंटेक करता है, डायरेक्टली एनगल्फ करता है एक्चुअली। तो ये बात याद रखिए, ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इंजेस्ट्स इट्स फूड। इसके एग्जांपल में हम लोग कहते हैं बच्चों, मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं ये सब अपने फूड को डायरेक्टली होलोजोइक मोड से इंटेक करते हैं। बर्ड्स हम लोग कह सकते हैं, रेप्टाइल्स हम लोग कह सकते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, ये सब बच्चों एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस जितने भी, मतलब फ्रॉग वगैरह, ये सब इंजेस्ट करते अपने फूड को होलोजोइक मोड से, है ना। उसके अलावा फिशेस भी। और अगर लोअर ग्रुप के बारे में बात करें तो इवन अमीबा भी अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करता है बच्चों, होलोजोइक मोड से ऑब्टेन करता है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों, होलोजोइक मोड से अमीबा भी अपने फूड को ऑब्टेन करता है। ये सवाल पूछा जाता है कि अमीबा अपने फूड को कैसे इंटेक करता है, होलोजोइक मोड से। और जिस होलोजोइक मोड के जिस प्रोसेस से करता है ना बच्चों, दैट इज एक्चुअली एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं। और मोड तो बच्चों होलोजोइक है। अभी पहले सारे मोड्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर मतलब डिटेल में एक एक के बारे में बात करेंगे,
है ना, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के बारे में और अमीबा के बारे में। अच्छा, दूसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों, इसके बारे में भी सुन लीजिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले चीजों से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, उन्हें, उस मोड को हम लोग सैप्रोट्रॉफिक मोड कहते हैं बच्चों। जैसे मोस्ट ऑफ द फंजाई, ज्यादातर जो फंगस है बच्चों, वो अपने फूड को सैप्रोट्रॉफिक मोड से ऑब्टेन करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड, जहां पर ऑर्गेनिज्म obtains its food from dead and decaying matter। किससे बच्चों? डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को, then that is called as saprotrophic mode students, है ना। उसे क्या कह दिया जाता है? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह दिया जाता है। एक बात और इसमें ऐड करता हूं बच्चों, इसमें ज्यादातर फंजाई इसमें आ जाते हैं, मोस्ट फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी इस तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं बच्चों। अब एक बात सुनिएगा बच्चों, एक्सेप्शनली कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सैप्रोट्रॉफिक मोड से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं बच्चों, नियोटिया, फॉर एग्जांपल नियोटिया, मतलब ये सब एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं, बट नॉर्मली बच्चों इस मोड से न्यूट्रिशन कौन ऑब्टेन कर रहा है? इस मोड से फंजाई, ज्यादातर फंजाई और कुछ बैक्टीरिया। एक्सेप्शनली कुछ प्लांट्स भी इस मोड से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे नियोटिया एक एग्जांपल हमने आपको बताया बच्चों। याद रखेंगे ना स्टूडेंट्स? ये बात भी याद रखिएगा बच्चों। चलिए ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मोड बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस भी बने हुए हैं पुराने टाइम्स में स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा पैरासिटिक मोड क्या है? एक ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों में से एक कहलाता है पैरासाइट और दूसरा कहलाता है होस्ट। जो खाना ऑब्टेन कर रहा है दैट इज पैरासाइट, और जिसके बॉडी से खाना ऑब्टेन किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज होस्ट, है ना। जैसे एक एग्जांपल तो यहां पर याद रखिएगा, भी एग्जांपल भी दूंगा, बट इस चीज को मैं बहुत थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको बताता हूं। जैसे दो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म ए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है। बी के बॉडी से ए वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना ऑब्टेन कर रहा है। सो ए जो है क्या कहलाएगा? पैरासाइट। ए कहलाएगा पैरासाइट और बी कहलाएगा होस्ट। इसको फायदा हो रहा है और होस्ट को नुकसान हो रहा है। यूजुअली बच्चों जो पैरासाइट है उसका साइज छोटा होता है और वो कभी भी अपने होस्ट को मारना नहीं चाहता है। इट नेवर टेंड्स टू किल इट्स होस्ट, कभी नहीं मारना चाहता है, क्योंकि खाना वहीं से आ रहा है बच्चों। अगर होस्ट ही मर जाएगा तो खाना उसे मिलना बंद हो जाएगा। तो कभी भी पैरासाइट अपने होस्ट को किल करने के लिए टेंड नहीं करता है स्टूडेंट्स। और ये बात भी याद रखें, पैरासाइट इज ऑलवेज बेनिफिटेड बट द होस्ट इज हार्म्ड। सो ये चीज याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा बच्चों। इसी तरीके से याद करिए, हम लोग अपने स्कूल टाइम में भी इस तरीके का एग्जाम्पल्स हम लोग लेते थे या देते थे इस चीज को और बेहतर समझने के लिए। जैसे स्कूल वगैरह में हम लोग जाते हैं बच्चों, तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं अपने, जो हमेशा साथ में चिपके हुए होते हैं। आप कुछ भी खरीदेंगे उसमें से उनको भी चाहिए होता है, आप कुछ भी खाएंगे उसमें से भी उनको चाहिए होता है। तो वी कैन से दे आर जस्ट बिहेविंग एज अ पैरासाइट। वो आपसे चिपक गए हैं और आपका सारा खाना पीना एवरीथिंग दे वांट टू एक्चुअली हैव फ्रॉम यू। सो एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, याद रखिएगा। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों में से एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है, दूसरा ऑर्गेनिज्म होस्ट है। पैरासाइट हमेशा अपना फूड ऑब्टेन करता है होस्ट से, उसको फायदा होता है, लेकिन होस्ट को नुकसान होता है बच्चों। इसका अगर एग्जाम्पल दूं तो हमारे बॉडी के साथ कई सारे पैरासाइट्स रहते हैं नेचुरली, है ना। और दो तरीके से उन पैरासाइट्स को भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। वी कैन डिवाइड देम इन एज एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या है बच्चों? ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट के बॉडी के सरफेस पर रह करके उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। तो ये बात याद रखें, एक्टोपैरासाइट्स
है ना, ये कहां पर रिजाइड करते हैं, या दे आर प्रेजेंट ऑन द surface of body of the host, on the surface of host के बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, they are present inside the body of the host, inside the body of host के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं एंडोपैरासाइट, और एक्टोपैरासाइट होस्ट के बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं बच्चों। सो ये बात याद रखिएगा, एक्टोपैरासाइट्स आर फाउंड और प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड एंडोपैरासाइट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। और ये बात भी मैं यहां पर आपको समझा दूं, ये जो एक्टोपैरासाइट्स हैं इनके एग्जांपल्स, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लाइस। बच्चों ये बहुत कॉमन है, जो जुएं हो जाती हैं बालों के अंदर, है ना, जो लाइस हो जाती है ना बच्चों, जो जुएं हो जाती हैं, वो क्या है बच्चों, वो एक्टोपैरासाइट्स है, दे आर एक्टोपैरासाइट्स। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं, जैसे कई बार जोंक वगैरह पैर में चिपक जाती हैं, वो एक्टोपैरासाइट्स हम लोग बोल सकते हैं। और उसके अलावा एनिमल्स के बॉडी पर टिक्स और माइट्स होते हैं, सो दे बिहेव एज एक्टोपैरासाइट्स। तो यू कैन से, यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, जैसे एक लाइस एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे टिक्स एग्जांपल दे रहा हूं, टिक्स TICKS, माइट्स, ये सब क्या है बच्चों, दीज आर ऑल एक्टोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट्स में जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, उनमें से अगर कुछ बड़े बड़े मतलब प्रोमिनेंट एग्जांपल्स अगर मैं लूं, तो जैसे एस्कैरिस है बच्चों, हमारे पेट में हो जाता है ना ये कीड़ा, ये लंबे लंबे एस्कैरिस, ये क्या है बच्चों, ये राउंड वॉर्म्स हैं, ये एस्केलमेंथिस हैं। तो एस्कैरिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट। उसके अलावा बच्चों टेप वॉर्म है ना, टेप वॉर्म, ये भी जो है बच्चों एक एंडोपैरासाइट है। और यही दो नहीं, जितने भी बीमारी कॉज करने वाले एजेंट्स हैं, जितने भी बीमारी प्रोड्यूस करने वाले एजेंट्स हैं अपने बॉडी में, जैसे वायरसेस हैं वो भी पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया है, जितने भी बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया है वो सब एंडोपैरासाइट्स हैं बच्चों। बात समझ में आ गई। अब एक स्पेशल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है कसकटा, जिसे कॉमनली हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, अमरबेल। वो एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर लिपट करके ग्रो करता है और उससे खाना पीना, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब पैरासिटिक प्लांट, क्या एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या कह देंगे बच्चों, कसकटा कह देंगे, कसकटा, है ना। या इसी को कॉमनली हम लोग क्या कह देते हैं, इज कॉमनली कॉल्ड एज अमरबेल, इसे कॉमनली अमरबेल कह देते हैं। बच्चों यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कसकटा किस प्लांट के अराउंड ग्रो करता है, इन द जंगल, और जो ऑर्किड्स वगैरह होते हैं या जो घने जंगल होते हैं वहां पर जितने भी प्लांट्स हैं उनके ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है। मेरे नेबर के घर में है ये प्लांट, ठीक है भाई। ये बताइए बच्चों, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो क्विकली पूछ लीजिए जो इससे रिलेटेड हो। अगर इस पे कोई डाउट नहीं है तो बता दीजिए, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हमने आज क्या बात किया बच्चों, हेटरोट्रॉफिक मोड के टाइप्स, उसमें होलोजोइक मोड मैंने बताया, सैप्रोट्रॉफिक मोड हमने बताया, पैरासिटिक मोड के बारे में अभी बातें हमने खत्म की है बच्चों। और भी एग्जांपल्स हैं पैरासिटिक मोड के, जैसे रेफ्लेशिया, है ना, जैसे लोरेंथस, जैसे सेंटालम। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट, बट ये एग्जांपल तो आपको मिस नहीं करना है, कसकटा। एक और एग्जांपल मैंने बता दिया, रेफ्लेशिया भी है। रेफ्लेशिया ये एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर बहुत बड़े होते हैं बच्चों, लगभग 2 मीटर का उसके फ्लावर का डायमीटर होता है। तो लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन रेफ्लेशिया, है ना। ये भी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया इज अ प्लांट विथ लार्जेस्ट फ्लावर्स, सबसे बड़े फूल पाए जाते हैं बच्चों। क्या आप पूछ रहे हैं, रेफ्लेशिया? यस बिल्कुल, रेफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट प्लांट। सर सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक यही, सैप्रोट्रॉफिक के 2 टाइप्स हैं, सैप्रोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। तो वो सब इसी में आ जाएंगे सैप्रोट्रॉफिक मोड में, जहां पर ऑर्गेनिज्म अपने खाने को डेड और डीकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कसकटा? अभी कलर वगैरह से क्या मतलब है? ठीक है बच्चों, ये बातें याद रखिएगा। ये मतलब अगर वैसे आप उनसे कलर बोलें तो हम लोग ये कह देते हैं इट इज अ नॉन ग्रीन प्लांट,
मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, हम लोग उस तरीके से, अगर उस सेंस में आप पूछ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं इट्स अ नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट मतलब इसके अंदर नो फोटोसिंथेसिस, इसमें खाना नहीं बनता है, इनके अंदर खाना फोटोसिंथेसिस से नहीं बनता है, तो ये अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। Sir, can bacteria and virus be called as parasite? Yes, they are called as parasite. Viruses और बैक्टीरिया भी पैरासाइट्स हैं, they are endoparasites. ठीक है बच्चों, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो और आगे चलते हैं। जो आखिरी टाइप है बच्चों, दैट इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड क्या होता है? सिम्बायोटिक मोड, इसके बारे में भी समझ लीजिए। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों में से बच्चों एक मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों में से एक बंदे को एक टाइप से फायदा होता है और दूसरे बंदे को भी फायदा होता है। मतलब बेनिफिट दूसरे दोनों को है, हार्म किसी को नहीं है। मतलब एक ऐसे आइडिया देता हूं आपको, यहाँ दो ऑर्गेनिज्म ऐसे एक साथ रह रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। इसको भी इससे फायदा हो रहा है बच्चों, इसको भी बेनिफिट मिल रहा है, इसको भी बेनिफिट मिल रहा है, हार्म किसी को नहीं हो रहा है ना। लेकिन दोनों में से एटलीस्ट एक बंदे को खाने का फायदा हो रहा होगा, दोनों में से किसी एक को न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, सिम्बायोटिक मोड एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जहां दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है और एटलीस्ट एक को उसमें से खाना मिलता है या न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? याद रखिएगा। यस, लाइकेंस में एक इसका वेरी गुड, ये बात याद रखिएगा। पहले सिम्बायोटिक मोड के बारे में लिख तो दूं, इट इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन, where two organisms live together and both are benefited from each other, and both are benefited from each other, and दोनों एक दूसरे से बेनिफिट किए जाते हैं बच्चों, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? लाइकेंस, LICHENS, लाइकेंस बच्चों। इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म क्या है? एल्गी है। या याद रखिएगा बच्चों, सिर्फ एल्गी ही नहीं, इट कैन ऑल्सो बी ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। सो इट मे बी आइदर एल्गी और इट मे बी अ ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो क्या है? वो फंजाई है। सो एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई का रिलेशन है, ये बात दिमाग में क्लियर रखें। एल्गी अलग ऑर्गेनिज्म से, ब्लू ग्रीन एल्गी अलग ऑर्गेनिज्म है। ये बैक्टीरिया, इनका नया नाम साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी का, और एल्गी तो प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं बच्चों। तो दोनों अलग अलग हैं, या तो एल्गी का इससे रिलेशन या ब्लू ग्रीन एल्गी का रिलेशन है फंजाई से। दोनों को ही हम लोग लाइकेंस बोलते हैं। अच्छा, इस एसोसिएशन में फायदा क्या हो रहा है वो भी यहां पर दिखा दूं। एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी इसको खाना बना करके दे रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गी, दोनों के लिए ये बात, ये एरो दोनों के लिए है, ये वाटर दे रहा है इसे बच्चों, इट प्रोवाइड्स वाटर। एंड ये बात भी याद रखना है, उसे शेल्टर दे रहा है बच्चों। तो ये बात याद रखें, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी को वाटर एब्सॉर्ब कर करके मिट्टी से दे रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड को फंजाई तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक एसोसिएशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज लाइकेंस। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे हम लोग कहते हैं माइकोराइजा। ये वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आज तक आपने इस वर्ड के बारे में शायद नहीं सुना हो, लेकिन याद रखिएगा माइकोराइजा, MYCORRHIZA, माइकोराइजा एक ऐसा एसोसिएशन है जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स मतलब बड़े प्लांट्स है ना, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। हायर प्लांट्स मतलब एडवांस प्लांट्स, और किसके बीच का एसोसिएशन है? फंजाई के बीच का एसोसिएशन है बच्चों। यहाँ रूट्स ऑफ हायर प्लांट से इनको, फंजाई को क्या मिल रहा है? शेल्टर और फूड। तो फूड मिल रहा है और शेल्टर मिल रहा है, और फंजाई बच्चों इनको क्या दे रहे हैं? अगेन वाटर। तो इस एसोसिएशन को भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे, जिसमें से एटलीस्ट एक बंदे को खाना मिल रहा है।
बच्चों एक और बात मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। वो ई कोलाई बच्चों हमारे हमारे बॉडी को विटामिन B12 और विटामिन K सिंथेसाइज कर करके देते हैं, और बदले में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव वेस्ट प्रेजेंट होता है उससे वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ये बात याद रखना है बच्चों, ये बात याद रखना है। एक और एग्जांपल इसका क्या है, एक एग्जांपल और अपना लार्ज इंटेस्टाइन और ई कोलाई का एसोसिएशन, ई कोलाई का एसोसिएशन। लार्ज इंटेस्टाइन से ई कोलाई को क्या मिल रहा है बच्चों, फूड मिल रहा है, और बदले में ई कोलाई क्या दे रहा है, विटामिन B12 एंड विटामिन K। विटामिन B12 और विटामिन K, ये दो विटामिन बच्चों ई कोलाई से, है ना, हमारे बॉडी को या लार्ज इंटेस्टाइन को मिल रहा है, या ऐसा कह सकते हैं हमारे बॉडी को मिल रहा है। बच्चों क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स अगर यहां तक सभी को बात समझ में आ गई हो तो एक बार बता दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए। क्या सर एल्गी खुद भी तो वाटर एब्जॉर्ब करता है? यस, खुद एब्जॉर्ब कर सकता है, बट व्हेन इट्स प्रेजेंट on the body of fungi, then it is not in contact with soil, so it gets water absorbed by the fungi. ठीक है, विटामिन B12, यस, ठीक है बच्चों। अगर यहां तक बातें सभी को क्लियर हो गई हो बच्चों, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया है। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। लास्टली अब हम लोग ये बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बात हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, उससे पहले मैं अमीबा के बारे में एक आइडिया आपको दे देता हूं, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, है ना। उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स पर आते हैं, है ना बच्चों। तो ये बात याद रखिएगा। क्या आप पूछ रहे हैं सर माइकोराइजा बता दीजिए? माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। इज द सिमिलर केस फॉर रूट्स? यस, नहीं, रूट्स खास सिमिलर केस फॉर रूट्स। क्या कैल्विन बेंसन साइकिल, वो तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना बेटा, अभी वो वाला टॉपिक यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी जो चल रहा है उससे सवाल अगर कोई है तो पूछ लीजिए। रूट्स में भी इसी वजह से ही वो वाटर एब्जॉर्ब करता है बच्चों। रूट्स ऐसे प्लांट्स जिनके रूट्स थोड़ा सा कम डेवलप्ड होते हैं, वो प्लांट्स फंजाई के साथ एसोसिएट करते हैं, और फंजाई का जो पूरा हाइफा होता है, वो जो पूरा उनका एक्सटेंडेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करके प्लांट को दिया जा सके। तो ऐसे प्लांट्स के साथ वो एसोसिएट करते हैं जिन प्लांट्स में रूट्स थोड़ा सा कम डेवलप होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा, और फिर हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक बातें बच्चों सभी को क्लियर हो गई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्स्टली अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करता है? हाउ डज अमीबा ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिशन और फूड? तो यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, यहां पर ध्यान से न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो डायरेक्टली क्या कह दिया जाए बच्चों, अमीबा अपने न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड से ऑब्टेन करता है। अमीबा अपने न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड से ऑब्टेन करता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा इज बाय होलोजोइक मोड। कैसे ऑब्टेन करता है बच्चों? होलोजोइक मोड से। लेकिन जिस प्रोसेस से ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस कह देते हैं बच्चों। ये बात भी याद रखना है, द मोड इज होलोजोइक मोड बट द प्रोसेस इज फैगोसाइटोसिस। जिस प्रोसेस से ऑब्टेन करता है उसे हम लोग फैगोसाइटोसिस कह सकते हैं, साइटोसिस, या और एक वर्ड है एंडोसाइटोसिस। ज्यादा बेहतर है फैगोसाइटोसिस। दिस इज साइटोसिस, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, बट दिस इज द नेम ऑफ द मोड। तो जिस मोड से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है दैट इज होलोजोइक मोड, है ना। वो क्या है बच्चों? वो होलोजोइक मोड है। लेकिन जिस प्रोसेस से ऑब्टेन करता है उसे फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस कह देते हैं। अब बच्चों और आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अमीबा है बच्चों, दिस इज अमीबा,
और ये अपने आसपास किसी फूड को सेंस करता है, तो ये अपने स्यूडोपोडिया को उस फूड के चारों तरफ इस तरीके से बेंड कर लेता है। ये देख लीजिए बच्चों, इस अमीबा ने अपने स्यूडोपोडिया को फूड के चारों तरफ बेंड कर लिया और फाइनली ये स्यूडोपोडिया पूरा इस तरीके से बच्चों है ना इनक्लोज हो गया है। वो फूड जो है बिल्कुल इस तरीके से अंदर आ गया है और ये तो उसका न्यूक्लियस दिखा रहा हूं अंदर की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये दिखा दें बच्चों की वो जो पूरा फूड है वो फूड वैक्यूल में आ चुका है और इसे कई बार फैगोसोम भी कह देते हैं, समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज फैगोसोम। अब क्या होता है, जो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स हैं वो आकर के, जैसे ये मान लीजिए ये डाइजेस्टिव वैक्यूल्स हैं, ये आकर के इसके साथ फ्यूज करते हैं और जब इसके साथ फ्यूज करते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है, वो एक्चुअल में एक कॉमन चैम्बर बन जाता है जिसमें सारी एंजाइम्स आकर के घिर जाती हैं और वो सारा खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है बच्चों, जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है बच्चों, वो एक्सक्रीटरी वैक्यूल के जरिए, जैसे ये अब वेस्ट मटेरियल इसमें बचा है, ये वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी वैक्यूल के जरिए बच्चों ये बॉडी से बाहर कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है इस तरीके से। ये मेम्ब्रेन के करीब आता है और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से ये अपना डाइजेस्टिव वेस्ट जो है बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों अलग अलग स्टेप्स में कैसे हमने बताया कि अमीबा अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करता है। यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है कि स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे डिटेल में तो आप ये इस तरीके से फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं। इस मोड को होलोजोइक मोड कहते हैं, इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। हाँ बच्चों, किसी को एनगल्फिंग ऑफ फूड बाय अमीबा इज थ्रू स्यूडोपोडिया, बिल्कुल सही बात है। क्या सर राइजोबियम से, हाँ बिल्कुल सही बात है। राइजोबियम जो बैक्टीरियम है वो भी सिम्बायोटिक है। राइजोबियम क्या काम करता है बच्चों, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर करके प्लांट्स को देता है और बदले में प्लांट्स उसको खाना देते हैं। तो राइजोबियम भी एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक मोड का। अच्छा, अब फाइनली बच्चों अमीबा में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब फाइनली हम लोग बात करने जा रहे हैं सबाना परवीन, किस चीज को रिपीट कह रही हैं आप? ये चीज, तो ये चीज हमने सिंपली आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन अमीबा में होलोजोइक मोड से लिया जाता है और जिस प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है दैट प्रोसेस इज फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। आई होप यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई बच्चों। अब हम लोग और आगे चलते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स कैसे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो ह्यूमन बीइंग्स भी होलोजोइक मोड से ही अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और 5 अलग अलग स्टेप्स में ऑब्टेन करते हैं। तो अगर मोड की बात की जाए, जैसे यहां मोड क्या था, होलोजोइक, ह्यूमन बीइंग्स भी होलोजोइक मोड से ही अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं, होलोजोइक मोड से। लेकिन अगेन जैसे अमीबा में आपने प्रोसेस क्या पढ़ा था, फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स में 5 अलग अलग स्टेप्स में हम लोग अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। कौन से 5 अलग अलग स्टेप्स बच्चों? इंजेशन, डाइजेशन, है ना। सबसे पहले क्या बच्चों, खाने को इंजेस्ट करना, फिर क्या बच्चों, खाने को डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के बाद खाने को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चों वो जो एब्जॉर्ब किया है उसको एसिमुलेट करना, उसको इस्तेमाल करना, और फिर फाइनली जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको इजेस्ट कर देना, उसको एलिमिनेट कर देना बॉडी से। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अभी ये बात भी यहां पर लिखेंगे, मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं, जिस प्रोसेस से हम लोग अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को होलोजोइक मोड कहा जाता है, और जिस 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 मोड से हम लोग न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं तो उसे होलोजोइक मोड कहा जाता है, और जिस प्रोसेस से करते हैं वो 5 अलग अलग स्टेप्स में है। क्या सवाल है? इंजेक्शन, डाइजेशन, ठीक है बच्चों, यही बात मैं भी आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। तो 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के, 5 स्टेप्स। कौन से 5 स्टेप्स हैं बच्चों? सबसे पहले इंजेशन, फर्स्ट वन इज इंजेशन, द सेकेंड वन इज डाइजेशन। बच्चों डाइजेशन हम लोग बोलते तो हैं ऐसे फ्लो में, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन डाइजेशन है ना, इसको सही प्रोनाउंस करते हैं डाइजेशन, बट हम लोग फ्लो में डाइजेशन बोलते हैं, तो जस्ट इग्नोर दैट, है ना। बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डाइजेशन। है, डाइजेशन हो गया। उसके बाद फिर हम लोग और क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन
उसके अलावा एसिमिलेशन, चौथा स्टेप एसिमिलेशन, और लास्ट स्टेप क्या है बच्चों, ईजेशन। ईजेशन, द लास्ट स्टेप इज ईजेशन। सो दीज आर दी 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स हैं जिनमें क्या, प्लीज मेक इट डिटेल एज यू यूज टू, मेक इट डिटेल एज यू यूज टू। किस चीज के बारे में बेटा डिटेल चाहिए मिस्टर शाहब? ठीक है बच्चों, जितना अब आप यहां पर जो भी चीज बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जितना आपके 11th एंट्रेंस में जितने चीजों की जरूरत है वो सब एकदम परफेक्टली हम लोग बता रहे हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस चीज को कितना डिटेल में बताना है, किसको कितना कम बताना है ना। तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन इन 11th एंट्रेंस, आप परफेक्टली वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब जो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड से लिया जा रहा है, इनके ये जो 5 अलग अलग स्टेप्स हैं, एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंजेशन के बारे में बात करते हैं। या देखिए, एक्चुअल में देखिए होता क्या है, इसके बारे में बहुत ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, बस मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं। इंजेशन का मतलब खाने को माउथ में इंटेक करना, इंजेस्ट करना। हम लोगों को इस चैप्टर में डाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है और थोड़ा बहुत डिटेल में एब्जॉर्प्शन के बारे में मेनली पढ़ना है ना। इंजेशन का मतलब क्या है, डायरेक्टली खाने को इंटेक करना माउथ में, है ना। डायरेक्टली खाने को माउथ में इंटेक करना इज इंजेशन, है ना। तो यू आर नॉट वेल लाइक दिस, नो नो आई एम फाइन। सो क्या हमने कह दिया बच्चों, इंजेशन क्या चीज है, सिंपली माउथ में फूड को इंटेक करना इज इंजेशन। और उसके बाद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान से समझिए, मेन टू द पॉइंट हम लोग अगर चलते हैं तो अपना चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो अब स्टार्ट हो रहा है न्यूट्रिशन का, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक जो बातें चल रही थी वो चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड था स्टूडेंट्स, वो पूरा चैप्टर का बेस था। बट द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एक्चुअली the process of digestion, the process of nutrition in human beings, और उसमें भी डाइजेशन। तो अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, इंजेशन तो इनटेक ऑफ द फूड, बिल्कुल सही बात है। न्यूरिन की इंजेशन क्या है, फूड का इनटेक इज इंजेशन। और फिर उसके बाद डाइजेशन के बारे में मैं आगे बता दूं आपको कि खाने को माउथ में इंटेक करने से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा फूड का डाइजेशन होता है। सो द डाइजेशन ऑफ है ना, द डाइजेशन ऑफ फूड इज फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है और कहां तक कंप्लीट होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, माउथ में स्टार्ट होता है और कहां पर एंड हो जाता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बात याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अभी खाना खाया है, पेट में जाएगा तो डाइजेशन स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। माउथ में ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और एंड कहां पर जाकर के होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां से भी एक बहुत बढ़िया सवाल बन गया बच्चों कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है बच्चों, माउथ में, और कहां पर एंड होता है, इट एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन वाली बात हमने कर लिया। अब इस प्रोसेस को मैं समझा देता हूं, व्हाट इज डाइजेशन। Simply, the process in which larger and complex food materials are converted into simple absorbable substances, है ना, is called as digestion. So, what is digestion? Simply the process in which complex food material is converted into simple absorbable substances is called as digestion. ये डाइजेशन की डेफिनेशन तो है, लेकिन उसको मैं यहां पर बना करके बताता हूं। तो डाइजेशन क्या है बच्चों, प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल्स आर converted into simple absorbable substances, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं बच्चों। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि डाइजेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डाइजेशन। तो ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए,
हम लोग जो खाना खाते हैं बच्चों, वो खाने का साइज, अच्छा क्यों खाते हैं हम लोग खाना, वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, क्योंकि खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, खाने से हमें वाटर मिलता है, खाने से हमें रफीज मिलता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कहां पर है? ये न्यूट्रिएंट्स की जरूरत बच्चों हमारे बॉडी के एक एक सेल में, तो हमारे एक एक सेल को खाना पीना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। All the cells, nearly all the cells in our body are living, and all of them require food or nutrients on a daily basis. और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग बाहर से एक एक सेल को खाना पीना दे दें, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ तादाद के में सेल्स है बच्चों, और सबको वन बाय वन न्यूट्रिएंट्स या फूड देना नियरली इम्पॉसिबल है। तो हम लोग कोई ऐसा तरीका सोचें जिससे हमारे बॉडी के एक एक सेल तक खाना पहुंचा दिया जाए। तो बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग खाने को इंटेक करते हैं, खाते हैं, और खाने के प्रोसेस में वो जो बड़े बड़े पीसेस हैं फूड के, वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक किए जाते हैं, इतने छोटे सब्सटेंसेस में या इतने छोटे पार्टिकल्स में कि वो पहले तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाए और फिर ब्लड सर्कुलेशन से वो सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाए। मतलब इतना छोटा पीस में तोड़ना है खाने को कि वो सेल के अंदर जा सके बच्चों। सेल का साइज बहुत छोटा होता है बच्चों, उतने छोटे साइज के सेल में हमारा खाना पहुंचना चाहिए। आप कहेंगे सर वो तो बड़े बड़े चावल होते हैं, उनको जब हम लोग चबाते हैं, जब च्यू करते हैं तो एकदम पेस्ट पाउडर बना देते हैं, तो उतना तो छोटा हो ही जाता होगा कि सेल के अंदर चला जाए। नहीं बच्चों, अभी भी वो इतना छोटा नहीं हुआ है। अगर माइक्रोस्कोपिकली आप उसको देखेंगे तो स्टिल दे आर लार्ज पीसेस ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो फिर क्या करना होगा बच्चों? उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमारी डाइजेस्टिव जूसेस में जो एंजाइम्स है बच्चों, वो उन फूड पार्टिकल्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ती हैं। तो खाने को इतने छोटे पीसेस में तोड़ना है कि पहले तो वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाए, फिर ब्लड सर्कुलेशन से बच्चों वो एक एक सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये एक्चुअल में बच्चों मैकेनिज्म है डाइजेशन का, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। जैसे इस चीज को मैं यहां पर दिखाता हूं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स है ना, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, फॉर एग्जाम्पल फैट्स। ये तीन एग्जाम्पल मैं यहां पर दे देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है बच्चों। दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में इनको कन्वर्ट करना है बच्चों, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। और सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज, है ना। द प्रोटीन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, है ना, ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, ये सिंपल सब्सटेंसेस हैं। द फैट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स में ये कन्वर्ट होंगे, प्लस ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट होंगे, ग्लिसरॉल। बच्चों ये बात याद रखना है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होंगे। यही है प्रोसेस डाइजेशन का। दिस इज डाइजेशन, यही है डाइजेशन बच्चों। और डाइजेशन में हम जो च्यूइंग करते हैं, खाने को चबाते हैं, वो भी डाइजेशन का एक स्टेप है, बट दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। और जो एंजाइम्स काम कर रही हैं, जो हमारे सलाइवा में, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस में एंजाइम्स है, वो जो डाइजेशन करती हैं, दैट इज केमिकल डाइजेशन। वो क्या है बच्चों? केमिकल डाइजेशन। वो मॉलिक्यूलर लेवल पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करती हैं। और जो पूरा सिस्टम ये पूरा काम कर रहा है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी में जो डाइजेशन का काम है, दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अंजाम देने वाला जो अपने बॉडी का सिस्टम है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इतने पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए बच्चों, क्विकली हम लोग आगे बढ़ेंगे। What about water taken? What is its simple form? वाटर तो खुद बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, H2O है। अब उसका और ब्रेक डाउन नहीं होता है। Fats, glycerol plus fatty acids, yes. Fats are being digested into glycerol and fatty acid, बिल्कुल सही बात है। और कोई बच्चों सारी बातें क्लियर हैं?
पाइलिन सब भी डिस्कस करेंगे बच्चों, आलिया नोमान अभी सब डिस्कस करेंगे, इतना जल्दी क्या है आपको, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, आगे सब कुछ आएगा। रफेज बच्चों फाइबर्स हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिएंट इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यस, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सब कॉम्प्लेक्स है, इनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। इट्स सिंपलर फॉर्म ऑफ यस, रफेज इज इटसेल्फ अ सिंपल फॉर्म, आई मीन दैट जैसे सेलुलोज फाइबर्स है तो उनका डाइजेशन नहीं होना है, वो रफेज की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर यहां तक बच्चों सभी को बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हो, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई हो, तो अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले, और डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन पार्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं, एक जिसका नाम है एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये क्या है बच्चों, ये सिंपल सा हमारे माउथ से स्टार्ट किया हुआ रास्ता और खत्म होता है कहां, एनस तक। तो माउथ टू एनस तक का जो पूरा पैसेज है, जो पूरा कंप्लीट रास्ता है, उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। वो रास्ता कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, उसके बाद फैरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली एनस। तो ये पूरा जो रास्ता का सीक्वेंस हमने बताया ना, यही है अपना एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरे तरफ हम लोग क्या कह देते हैं, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अलग अलग ग्लैंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अब हम लोग बात अपना स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम माउथ। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में भी हम लोग अपने डिस्कशन को माउथ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन राइट फ्रॉम माउथ। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, माउथ, उसके बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। कोई सवाल पूछ रहा है, सर व्हेनेवर वी इमेजिन अबाउट आवर फेवरेट फूड आवर माउथ प्रोबेबली गेट्स वाटर्ड। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब सेंसरी स्टिमुलस है जो सलाइवा के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। नॉट ओनली सलाइवा बट अपने डाइजेस्टिव मतलब जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है उनके सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करते हैं। सर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन होता है या एब्जॉर्प्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। सर सेल को मॉलिक्यूलर फूड फॉर्म में चाहिए तो उसको कोई स्पेशल नेम है? बच्चों यही सारे जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं यही नाम है, इसी के फॉर्म में सेल को खाना पीना या रॉ मटेरियल चाहिए होता है सारा काम करने के लिए। सर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल सेम है? नहीं, अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो क्लास 11th में पूरा एक बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, उसमें उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हम लोग उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस कर सकते, बस उसका नाम याद रख लीजिए कि फैट्स के सिंपलर यूनिट्स का नाम है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है बच्चों, अब मैं क्लियर कर देता हूं यहां से बोर्ड को और मैं बात करता हूं माउथ के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट द माउथ। माउथ के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों सभी लोग, माउथ के बारे में हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। माउथ के बारे में कुछ चीजें मैं आपको पहले ऐसे ही बताता हूं और फिर जो जरूरत वाली चीज है वो यहां पर मैं लिखूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं मार्कर रख देता हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग लिखने वाले नहीं, बस प्रैक्टिकली मैं आपको सारी बातें यहां पर समझा देता हूं। सुन लीजिए ध्यान से बच्चों। माउथ एक हॉरिजॉन्टल स्लिट है या कट है, एक हॉरिजॉन्टल कट है और इस कट को एक जोड़ा लिप्स का गार्ड कर रहा है, एक अपर लिप और एक लोअर लिप, है ना। और इन लिप्स के अंदर स्पेशलाइज्ड मसल्स पाई जाती हैं। जो अपर लिप है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर एक गड्ढा है ना, नैरो सा, मतलब एक रास्ता टाइप का बना हुआ है नाक के जस्ट नीचे। इसे हम लोग फिल्ट्रम कहते हैं। आपको अभी बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस आपको जो चीजें बताते जा रहा हूं ऐसी सुन लीजिए, एक एक बैकग्राउंड बनाने के लिए जो काम की बात होगी वो यहां पर लिखूंगा। अच्छा, उसके बाद माउथ के अंदर हम लोग जाते हैं तो माउथ के अंदर दो अलग अलग कैविटीज हैं, दो अलग अलग मतलब स्पेस है। एक वो स्पेस जो हमारे चीक, जो हमारे ये जो चीक है या लिप्स है, इसके और दांतों के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसका काम हमारे अंदर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारे अंदर टेम्पररी खाना पीना स्टोर हो जाता है, टेम्पररी, है ना। और फिर जब हम लोग याद करिए, जब हम लोग कई बार खाना बहुत तेजी से खाते हैं तो खाना पीना यहाँ स्टोर हो जाता है, फिर टंग से हमें मतलब कलेक्ट आउट करना पड़ता है। खास करके वो लोग जो बहुत ज्यादा तेजी से खाना पीना खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, उनके यहाँ पर स्टोर हो जाता है खाना थोड़ा बहुत, एट द एंड वो उसको वो टंग से उसको क्लियर ऑफ करते हैं।
ये एडेप्टेशन बच्चों पुराने एनिमल्स में हुआ करता था, जिनको बहुत जल्दी जल्दी खाना होता था अपने सेफ्टी के लिए, कि उनका कोई प्रीडेटर उनको ना देख ले और उनको मार ना दे, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी खाते थे, तो थोड़ा बहुत खाना जो है उनके बक्कल वेस्टिब्यूल में स्टोर हो जाता था। लेटर जब वो सेफ हो जाते थे तो उस फूड को निकाल करके वो खाते थे। हमारे अंदर वो एडेप्टेशन खत्म हो गया, हम लोगों को आराम से खाना खाना होता है, आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, दूसरा जो मेन स्पेस है अपने माउथ में, दैट इज द बक्कल कैविटी प्रॉपर और द सेंट्रल बक्कल कैविटी, जो मेन बक्कल कैविटी है, जिसमें छत क्या है बच्चों, द पैलेट, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। जबान को अगर छत पर लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, तो एक हार्ड स्ट्रक्चर आगे आपको महसूस होता है, उसी को बोलते हैं हार्ड पैलेट। और उसी को पीछे अगर जबान लगाएं, पैलेट के ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं बच्चों, कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। वो पैटर्न्स को का काम ये है कि खाने के ऊपर ग्रिप पाना। जहां वो पैटर्न नहीं है पीछे की तरफ बच्चों, वहां पर खाने पर ग्रिप नहीं मिल पाता है। इसी वजह से याद करिए, जब कभी हम लोग चना वगैरह खाते हैं या मटर वगैरह खाते हैं, तो जो उसका छिलका होता है वो कई बार पीछे की तरफ चिपक जाता है, तो बहुत परेशान करता है, क्योंकि वहां पर ये पैटर्न्स जो आगे की तरफ है वो पीछे नहीं है, तो खाने अच्छे से नहीं मिल पाता है। और बच्चों याद रखिएगा, तो ये हार्ड और सॉफ्ट पैलेट बता दिया, इसके बारे में भी आपको कोई अभी डिस्कशन या कोई याद नहीं रखना है चीजें, बस एक सीक्वेंस या एक सिग्निफिकेंस बता रहा हूं कि माउथ में क्या क्या चीजें आप महसूस करते हैं उनके बारे में। जो काम की बात है वो यहां पर लिखूंगा मैं। तो अब फाइनली हम लोग बात स्टार्ट करने जा रहे हैं टंग के बारे में। नाउ फाइनली अब टंग के बारे में हमें बात करना जरूरी है, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अभी तक जो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया उसके बारे में हम यहाँ पर हम लिखे नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है फिलहाल इस लेवल पर, अभी आपसे सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे। अब टंग के बारे में बातें सुन लीजिए बच्चों। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका पोस्टीरियर, पीछे का पार्ट एक हड्डी से जुड़ा हुआ है। यहीं पर एक हड्डी है, उस हड्डी का नाम है हायोइड बोन। सो टंग कहां से आ रही है बच्चों? टंग यहीं तो मतलब ये फेरिंजियल रीजन के जस्ट नीचे एक हड्डी है जिसका नाम है हायोइड बोन, वहां से टंग आ रही है। और माउथ में जो टंग है वो नीचे एक फोल्ड ऑफ स्किन से चिपकी हुई है। जबान को ऊपर करेंगे तो नीचे एक फोल्ड ऑफ स्किन आपको नजर आएगा, तो वो जो फोल्ड ऑफ स्किन है उसे क्या कहते हैं? फ्रीन्यूलम। तो टंग का पीछे का हिस्सा हायोइड बोन से अटैच्ड है और आगे का हिस्सा फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पर प्रेजेंट है, और फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पर प्रेजेंट है, अटैच्ड है फ्रीन्यूलम से। ठीक है, ये मैं नहीं खास रहा हूं बच्चों, ये आपके नदीम सब खास रहे हैं। ठीक है, फ्रीन्यूलम, यस। तो ठीक है, ये बात याद रखिएगा बच्चों। क्या मैं कह रहा था कि जो टंग का पीछे का हिस्सा है, पोस्टीरियर पार्ट है, दैट इज अटैच्ड टू द हायोइड बोन, एंड द एंटीरियर पार्ट इज अटैच्ड टू द फ्लोर विद द हेल्प ऑफ फ्रीन्यूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका पोस्टीरियर का मतलब समझते हैं बच्चों, पीछे का पार्ट है ना, और एंटीरियर का मतलब समझते हैं ना, आगे का पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट अटैच टू हायोइड बोन, और एंटीरियर पार्ट, आगे का हिस्सा, एंटीरियर पार्ट इज अटैच्ड टू द फ्लोर बाय फ्रीन्यूलम के मदद से बच्चों ये अटैच्ड होती है। अच्छा, अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए बच्चों, टंग का मेन काम क्या है? रिसेप्शन ऑफ टेस्ट। अच्छा, टेस्ट जो स्टिमुलस है बच्चों, उसके लिए एक बहुत टेक्निकल नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर्स या गस्टेटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट के रिसेप्टर्स को कहा जाता है बच्चों। जो टेस्ट बड्स हम लोग बोलते हैं ना, टेस्ट बड्स, उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनका एक बहुत स्पेशल नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर्स या गस्टेटो रिसेप्टर्स। बच्चों ऑलरेडी पूछा गया हुआ सवाल है, अभी 1-2 साल पहले ही पूछा गया था कि टंग पर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं टेस्ट को परसीव करने वाले, उन रिसेप्टर्स को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं बच्चों? गस्टेटो रिसेप्टर्स या गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ये बात हम यहां पर कह दें कि टंग के ऊपर क्या पाया जाता है बच्चों? टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स। और ये जो टेस्ट बड्स है ये क्या है बच्चों? ये गस्टेटो
गस्टेटो रिसेप्टर्स या गस्टेटरी रिसेप्टर्स कह दिए जाते हैं। बच्चों अब एक बात बताइए, टंग पर ये जो टेस्ट बड्स हैं ये क्या करते हैं बच्चों? ये परसीव टेस्ट, ये टेस्ट को के स्टिमुलस को परसीव करते हैं। अब एक सवाल मेरा ये है कि टेस्ट को परसीव करना क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट नेसेसरी टू परसीव टेस्ट स्टूडेंट्स? ताकि खाना हमें अच्छा लगे, हम ज्यादा खाना खाएं। ज्यादा खाना खाना क्या सही है? नहीं बच्चों, ज्यादा खाना खाना सही नहीं होता है, क्योंकि वो आपको ओवरवेट करेगा और प्लस वो इंडाइजेशन भी क्रिएट कर सकता है। तो खाना तो हमें ज्यादा नहीं खाना है। तो ये मत सोचें कि टेस्ट बड्स इसलिए ताकि खाना में बहुत टेस्टी लगे, अच्छा लगे, हम ज्यादा खाना खाएं। तो फिर टेस्ट बड्स या टेस्ट वाले फीचर का हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में क्या जरूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों? सोचिए। टू आइडेंटिफाई द फूड, ठीक है, खाने को पहचानना, मतलब हम आंख बंद करके खाना खा रहे हैं कि भाई ये चावल आप खा करके टेस्ट, अच्छा ये चावल का टेस्ट है, समझ गए चावल, ये क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? कुछ और खा लिया, कुछ और समझ लिया, इसलिए होता है टेस्ट बड। अच्छा भाई शायरी करने लगे तुम तो। सर अगर टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम वेस्ट फूड भी खाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ हद तक आप लोग पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। सिंपली टू एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज एडिबल एंड व्हाट इज नॉन एडिबल, क्या हमें खाना सही है पेट के लिए और क्या सही नहीं है पेट के लिए, वो आइडेंटिफाई करना। बच्चों हमारे बारे में ह्यूमन बीइंग्स तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, सिविलाइज्ड है, हम लोग जानते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बट जो पुराने जमाने में जब टेस्ट का डेवलपमेंट हुआ जंगल में, फॉरेस्ट वगैरह में, एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स को उतना साइंस की नॉलेज, उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ करती थी। तो वो तो खा खा करके सूंघ करके देखते थे कि इसे खाना है या नहीं खाना है, और सूंघ करके देखते थे और उसके बाद खाते थे, च्यू वगैरह करते थे, और अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो उसे स्पिट आउट कर देते थे। तो बच्चों ये बात आप समझिए, ये बात समझिए कि टेस्ट हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि क्या हमें खाना है, क्या हमें खाना नहीं है। और इसका प्रैक्टिकल यूज भी हम लोग अपने घरों पर करते हैं। याद करिए बच्चों, कई बार हमारा बहुत पसंदीदा अगर खाना कहीं आता है घर पर या बनता है, हम लोग खूब खाते हैं और खूब खाने के बाद उसको छिपा भी देते हैं फ्रिज वगैरह में कई बार, या कभी भूल जाते हैं कहीं और छिपा देते हैं, खराब हो जाता है तो हम लोग पहले उसे महक लेते हैं, लगता है कि हाँ यार हल्की हल्की स्मेल तो आ रही है। फिर एक फिंगर से टेस्ट भी करके देखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश हो तो इसको गर्म करके खा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब टेस्ट करते तो उसकी रियलिटी फाइनल पता चल जाती है कि खाने लायक है या खाने लायक नहीं है। बच्चों तो ये बात याद रखें, ये जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं ये हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि क्या एडिबल है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सो आई होप ये बात सभी लोग समझ गए बच्चों। टेस्ट किस लिए है? टू आइडेंटिफाई if the food is edible or नॉन एडिबल, है ना, कि फूड एडिबल है या फूड नॉन एडिबल है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट रिसेप्टर्स या टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप टंग के ऊपर कौन कौन से टेस्ट अलग अलग जगह पर परसीव किए जाते हैं इसका भी आइडिया आप लोग रख लें बच्चों। टंग के एकदम फ्रंट पोर्शन पर, ये वाले पोर्शन पर जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये देखिए बच्चों, यहां पर स्वीट टेस्ट का डिटेक्शन होता है, स्वीट मीठे टेस्ट का डिटेक्शन होता है। ये जो आगे पेरिफेरी वाला पार्ट है जिसको दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं बच्चों, रेड कलर से मैं दिखाता हूं, ये सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला एरिया है। तो टिप वाले पोर्शन पर बच्चों स्वीट और सॉल्टी दोनों डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये रेड कलर से जो शेड किया है ना बच्चों, ये सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला रीजन है। और ये जो साइड में ये देखिए बच्चों, ये जो साइड वाला एरिया है, इसका काम है किस चीज को डिटेक्ट करना बच्चों? इसका काम है सार या खट्टे चीजों को डिटेक्ट करने का काम है, सार टेस्ट को। और ये जो पीछे वाला रीजन है बच्चों, ये बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला रीजन है, बिटर कड़वा टेस्ट। और बीच में अनियन एंड गार्लिक और जो भी स्पाइसेस है वो सेंट्रल रीजन ऑफ द टंग में डिटेक्ट किया जाता है बच्चों। तो ये बात याद रखें, जो टिप ऑफ द टंग है वहां पर स्वीट टेस्ट, और जो टिप का पेरिफेरी है बच्चों वहां पर सॉल्टी टेस्ट, जो साइड वाला एरिया है वहां पर सार या खट्टा टेस्ट, जो पीछे वाला एरिया है वो बिटर टेस्ट।
याद करिए बच्चों, कभी बचपन में जबरदस्ती कभी आपको दवा वगैरह खिलाई जाती है, याद करिए, तो पीछे का पार्ट टंग का एकदम कड़वा हो जाता है, उसको हम लोग टीथ से घिसते हैं पीछे पार्ट को कि वो कड़वापन जल्दी से दूर हो। या कभी आप बहुत ज्यादा घर पर भूखे जाते हैं, किचन में आप घुस जाते हैं, आपको कुछ खाने पीने का दिखता नहीं है, आपको कोई जार नजर आता है ऊपर, उसमें कुछ ब्राउन कलर का पाउडर रखा हुआ है, आप देख करके लगता है आपको कि यार ये बॉर्नवीटा कब आ गया घर में, आप सोचते हैं कि चलो 2 चम्मच पहले खा लेते हैं, बाद में सोचेंगे, और पता चला निकलता वो कॉफी पाउडर है। तो 1 चम्मच के बाद ही आप पहले तो उसको स्पिट आउट करते हैं और फिर टीथ से अपने टंग को स्क्रैच करते हैं। क्यों? उसका कड़वापन वही पीछे के एरिया में आता है। और जब कोई खट्टी चीज खाते हैं बच्चों, तो आपने इमेजिन किया होगा, ये जो टंग का साइड वाला रीजन ये अजीब सा हो जाता है, बिकॉज दैट टेस्ट इज डिटेक्टेड एट द साइड्स। और याद करिए, जिन लोगों को चटपटा बहुत पसंद होता है, स्पाइसी चीजें बहुत पसंद होती है, जब वो खाते हैं तो वो टंग के सेंट्रल रीजन से वो एकदम वो आवाज निकालते हैं ना, टक टक करके, इस टाइप का। तो क्यों? क्योंकि वही सेंट्रल रीजन में उसी कड़वे चीज का, सॉरी, उस स्पाइसी चीज का, अनियन गार्लिक का डिटेक्शन होता है। क्या पूछने बच्चों? लेकिन सर, अगर हम अपनी टंग को के टिप पर थोड़ा सा शुगर को रखें तो टेस्ट नहीं आता है। बचपन में हमारी मैम ने एक्सपेरिमेंट करवाया था। अच्छा, अब जाकर के करना बेटा और बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है बचपन में तुम्हारे सेंसरी टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हुए। क्या है वो? कॉकरोच के लिए होता है पाउडर। कौन सा पाउडर? अच्छा ब्राउन कलर वाला पाउडर। चलिए ठीक है बच्चों, ये बात सभी को समझ में आ गई, ये दिमाग में बैठा लें। टिप पर बच्चों किसका? टिप पर स्वीट टेस्ट का डिटेक्शन होता है, फ्रंट पेरिफेरी पर सॉल्टी टेस्ट का डिटेक्शन होता है, साइड्स में सार टेस्ट का डिटेक्शन होता है, पीछे वाले रीजन में बिटर टेस्ट का डिटेक्शन होता है, और सेंट्रल रीजन में अनियन और गार्लिक का डिटेक्शन होता है। आई होप अगर यहां तक बात सभी को समझ में आ गई हो, है ना, समझ में आ गई हो, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। टंग के बारे में हमने आपको ये बात तो समझा दिया कि इसका मेन काम है टेस्ट का डिटेक्शन, लेकिन इसके अलावा इसके 1-2 काम और भी हैं। खाने को माउथ में डिस्प्लेस करना, सलाइवा के साथ खाने को मिक्स करना, खाने को सोलो करना। बच्चों, आप टंग को एक जगह रख लें, आप लाख कोशिश कर लें माउथ को यहां वहां मूव करें कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में खाना नीचे सरक जाए, फिसल जाए, कभी नहीं जाएगा जब तक टंग से आप पीछे उसको पुश नहीं करेंगे। सो टंग का काम सोलोइंग में भी है। तो सोलोइंग में सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में, फूड को माउथ के अंदर डिस्प्लेस करने में, टेस्ट के डिटेक्शन में, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, अपनी केजी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शायद उसका आपको ओरिजिन या उसका लॉजिक आपको नहीं पता होगा। बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा है इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स है। 26 अल्फाबेट्स में से 21 कंसोनेंट्स हैं और 5 वॉवल्स हैं। वॉवल्स आपसे कोई पूछता है तो आप तुरंत कह देते हैं सर AEIOU। मैं पूछता हूं कि इनके अलावा बी वॉवल क्यों नहीं है, सी वॉवल क्यों नहीं है, यही 5 AIOU ही क्यों वॉवल? तो उसका लॉजिक ये है कि ऐसे लेटर्स जो बगैर टंग के यूज के प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, दे आर एक्चुअली वॉवल्स। और रेस्ट 21 जो लेटर्स जो कॉन्सोनेंट्स है, उनको आप बिना टंग के यूज के प्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चों। तो अगर बी भी बोलेंगे आपको लगेगा कि मैं बी बोल रहा हूं, लेकिन वो आवाज बेसिकली बी की नहीं आ रही होगी। अगर जबान रोक करके आप बी बोलने की कोशिश करेंगे तो ई का साउंड बाहर निकल रहा होगा बच्चों। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये स्पीच में भी मदद करता है, इट हेल्प्स इन स्पीच। स्पीच मतलब बोलने में क्या हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। यस, स्पीच में मदद करता है। उसके अलावा मिक्सिंग फूड विद सलाइवा या मिक्सिंग सलाइवा में मदद करता है। और किस चीज में बता दिया बच्चों? सोलोइंग में टंग का रोल है, सोलोइंग में, है ना। उसके अलावा टेस्ट वाली बात तो पहले ही हमने डिटेल में बता दिया है। और क्या? डिस्प्लेसिंग द फूड इन द माउथ, डिस्प्लेसिंग फूड इन द माउथ, ये सब रोल किसका है बच्चों? टंग। अब जो दूसरा पार्ट है बच्चों, जो दूसरा पार्ट है वो हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट द टीथ। बच्चों, टंग के बारे में ये बातें सभी को समझ में आ गई ना? ये सारे अलग अलग पार्ट्स हमने समझा दिया, इसका रोल क्या है वो समझा दिया। और टंग का काम बच्चों फूड के डिस्प्लेसमेंट में है। आप वैसे कभी गौर करें तो आपको महसूस होगा कि कंटिन्यूअसली जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो टंग जो है वो फूड को यहाँ वहां मूव कर रही होती है और सलाइवा के साथ मिक्स कर रही होती है। अब बच्चों हम लोगों को बात करना है टीथ के बारे में। टीथ के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तुरंत पूछ लीजिए बच्चों, हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। हम ये भी तो नहीं बोलते, ये कोई अल्फाबेट थोड़ी है बेटा। वाई है तो वाई को बोलने के लिए टंग का यूज करना पड़ेगा। क्या सर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में क्यों फंजाई प्रेजेंट होते हैं? बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पाइनस, तो पाइनट्स में रूट हेयर्स बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होते हैं, तो उनका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए फंजाई के फिलामेंट्स चारों तरफ लिपटे होते हैं, और फंजाई के फिलामेंट्स में सरफेस एरिया मतलब उनके लिपटने से बढ़ जाता है, तो वो एब्जॉर्ब कर करके वाटर को देते हैं। और अभी बच्चों आपकी 1150 पर आपकी क्लास है फिजिक्स की, तो याद रखिएगा, सभी लोग तैयार रहिएगा। हाँ, और क्या पूछते हैं सर? लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट इट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, है ना। थोड़ी बहुत एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाती हैं वो। व्हाट आर टिक्स? बच्चों ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो एनिमल्स वगैरह के बॉडी पर, गोट वगैरह, बकरी उकरी के बॉडी पर, डॉग्स के बॉडी पर आ जाते हैं टिक्स। माइट्स भी इसी तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं सर। मिस्टर अच्छा भाई, गाइस प्लीज लाइक दिस सर। यस सर, तीखा टेस्ट कहाँ पर होता है? तीखा बच्चों टेस्ट क्या है? वो एसिडिक टेस्ट ही है ना, तो वही जो साइड वाला रीजन है जहाँ सार टेस्ट। अरे आज जाके चखो ना। सर पहली बार बायो पढ़ के मजा आ रहा है। ठीक है बेटा, और मुझे लेते रहो। 1150 पर होगी। हाँ बच्चों, 1150 पर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी फिजिक्स की क्लास, तो सब लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, है ना। 10 मिनट में रिलैक्स कर लीजिए अच्छे से, पानी वानी पी लीजिए अच्छे से, उसके बाद आ जाइए। टूथपेस्ट कहाँ से टेस्ट करेंगे? नमक है हमारे टूथपेस्ट में। ये बच्चों अपने शोएब सर से पूछिएगा कि नमक है या नहीं टूथपेस्ट। सर हम मीठा खाने के बाद फिर कुछ और मीठा था, फिर और तो टेस्ट नहीं आता है, वो इसी वजह से, क्योंकि जो टेस्ट बड्स होते हैं स्वीट टेस्ट वाले, वो उतने देर तक सेंसिटाइज्ड होते हैं, उनका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो कोई और चीज महसूस नहीं होती। सर हमारी टंग जल कैसे जाती है? वही टेस्ट बड्स डैमेज हो जाते हैं बच्चों, और 10 दिन उनका लाइफ स्पैन होता है, जो ये टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं 10 दिन मतलब तक मैक्सिमम, तो उतने टाइम में वापस से फिर टेस्ट आने लगता है 4-5 दिन के बाद। सर सर मिर्च अगर टीथ के टिप्स पर लगाते हैं तो बिटर नहीं लगेगा। अच्छा, करके देखना। सर सार का रिएक्ट टीथ पर होता है? नहीं बच्चों, एनामल पर बहुत ज्यादा तो उसका रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ ये तो है कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड से एनामल डैमेज होता है। सर टंग में चला छाले क्यों पड़ जाते हैं? वो बच्चों यूजुअली पेट की गर्मी वगैरह से होता है और इन्फेक्शन से होता है। जब कई बार एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो रात वगैरह में वो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से वो एसिड्स वगैरह आ जाते हैं। सर टंग के टिप पर सॉल्ट नहीं रख मिलता? हाँ, क्योंकि वही एक्सेसिव सॉल्ट अगर वहाँ हो जाएगा तो एक्सऑस्मोसिस नहीं हो जाएगा, सेल्स ही तो है टंग के, एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा, सब सिकुड़ करके खराब हो जाएंगे, कोशिश मत करिएगा। ठीक है बच्चों, बाय। और कोई टंग से रिलेटेड जानकारी हो तो सर से पूछ लो तुम लोग। सर खाते सर खाते अच्छा, प्रिमिटिव बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म करते हैं। 5 मिनट आपको दे दिया है क्वेश्चंस के लिए, अब यहीं पर एंड करते हैं बच्चों इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन 11:50 से है, 10 मिनट आप अच्छे से जाकर के रिलैक्स कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, तैयार होकर के फिर से बैठिए कॉपी लेकर के, कॉपी पेन लेकर के। ठीक है बच्चों, गुड बाय।